वाले हैं जो करीब 300 साल तक चली। जी हाँ, मुगल साम्राज्य की कहानी। एक ऐसी सल्तनत जिसने हिंदुस्तान का चेहरा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, इस कहानी का स्केल समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, शुरुआत होती है एक ऐसे राजकुमार से जिसके पास अपना कोई राजपाट नहीं था, और महज 100 साल के अंदर उसी का खानदान दुनिया की कुल जीडीपी के लगभग 1/4 हिस्से पर हुकूमत कर रहा था। है ना, ये एक जबरदस्त बदलाव। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक भगोड़े राजकुमार ने इतनी बड़ी और अमीर सल्तनत की नींव रखी तो रखी कैसे, और फिर वो अपने शिखर से घिरी कैसे? चलिए इस पूरे सफर के हर एक मोड़ को करीब से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से। कमाल की बात यह है कि उसकी रगों में दो महान विजेताओं का खून था, पिता की तरफ से तैमूर और मां की तरफ से चंगेज खान। लेकिन इतनी बड़ी विरासत के बावजूद उसकी शुरुआती जिंदगी अपनी ही जमीन से बेदखल होने और मुश्किलों में ही गुजरी। तो हुआ यूं कि मध्य एशिया में बार बार हारने के बाद बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया, और फिर उसकी नजरें पड़ी हिंदुस्तान की बेपनाह दौलत पर। साल था 1526, जगह थी पानीपत का मैदान, और मुकाबला, एक तरफ बाबर के सिर्फ 12,000 सैनिक और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की 1 लाख से भी ज्यादा की फौज। सोचकर ही लगता है ये तो सीधे सीधे मौत को दावत देना हुआ। लेकिन बाबर के पास कुछ ऐसे दांव पेंच थे जो किसी को पता नहीं थे। पहला था तुगलमा युद्ध नीति। ये रणनीति लोदी की भारी भरकम सेना के खिलाफ एकदम सटीक बैठे। इसने बाबर के फुर्तीले घुड़सवारों को मौका दिया कि वो दुश्मन को दोनों तरफ से घेर कर अचानक हमला कर दें। और दूसरा, जो शायद सबसे बड़ा तुर्क का इक्का साबित हुआ, वो थीं तोपें। जी हां, पानीपत की लड़ाई में पहली बार हिंदुस्तान की जमीन पर तोपों की गड़गड़ाहट गूंजी। अब इस भयानक आवाज और बारूद की गंध ने लोदी के हाथियों को ऐसा डराया कि वो अपनी ही सेना को रौंदते हुए भागने लगे। बस फिर क्या था, लोदी की फौज में भगदड़ मच गई। दिल्ली तो हाथ आ गई, लेकिन असली लड़ाई तो अब भी बाकी थी। खानवा के मैदान में राणा सागा की अगुवाई में राजपूतों ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि बाबर की सेना के हौसले ही डगमगा गए। तब बाबर ने एक जोरदार भाषण दिया, शराब छोड़ने की कसम खाई और इस जंग को एक पाक जंग का नाम दे दिया। इस नए जोश के साथ उसकी सेना ने राजपूतों को हरा दिया और उत्तरी भारत में बाबर की हुकूमत की नींव पक्की हो गई। तो नींव तो बाबर ने रखी थी, लेकिन साम्राज्य अपने असली शिखर पर पहुंचा अकबर से लेकर शाहजहां के दौर में। ये वो वक्त था जब मुगल सल्तनत सिर्फ एक फौजी ताकत नहीं, बल्कि एक पूरी तहजीब बन गई, एक ऐसी संस्कृति जिसका असर आज भी हमारी जिंदगी पर दिखता है। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन वो अपने पिता जितना काबिल कमांडर नहीं था। नतीजा, शेरशाह सूरी ने उसे 15 साल के लिए हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया। हुमायूं ने जैसे तैसे दिल्ली वापस तो जीती, पर कुछ ही महीनों बाद एक हादसे में उसकी मौत हो गई। और ऐसे में सिर्फ 13 साल की उम्र में अकबर के सिर पर एक लड़खड़ाती हुई सल्तनत का ताज रख दिया गया। देखिए, अकबर बहुत जल्दी ये बात समझ गया था कि हिंदुस्तान जैसे विशाल और इतने अलग अलग लोगों के देश पर सिर्फ तलवार के जोर पर हुकूमत नहीं की जा सकती। तो उसने क्या किया? उसने गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया टैक्स खत्म कर दिया, राजपूतों से रिश्ते जोड़े, उन्हें साम्राज्य में बराबर का हिस्सा बनाया, और तो और सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठकर बात कर सकें, इसके लिए इबादत खाना बनवाया। ये सिर्फ कोई पॉलिसी नहीं थी, ये एक सच्चे हिंदुस्तानी साम्राज्य की बुनियाद रखी जा रही थी। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर बादशाह बना, जिसे कला से, कुदरत से बेपनाह मोहब्बत थी। उसी के दौर में मुगल पेंटिंग अपने चरम पर पहुंची। लेकिन जहां जहांगीर अपनी कला में मगन था, वहीं सल्तनत की असली कमान उसकी बेहद काबिल और ताकतवर बेगम नूरजहां के हाथों में थी। वो उस दौर की सबसे असरदार महिला बनकर उभरी। अब बात करते हैं मुगल शानो शौकत के सबसे बड़े सिंबल की। शाहजहां, जिसे हम ताजमहल के लिए जानते हैं, उसने बनवाया था तख्ते ताऊस, यानी मयूर सिंहासन। ये सिंहासन ठोस सोने और बेशकीमती हीरों जवाहरातों से बना था, जिसमें कोहिनूर हीरा भी लगा था। कहते हैं इसकी कीमत उस जमाने में ताजमहल से भी कई गुना ज्यादा थी। ये सिर्फ एक गद्दी नहीं थी, बल्कि जमीन पर मुगल ताकत का सबसे बड़ा ऐलान था। ये लाइनें बहुत कुछ बताती हैं कि मुगल खुद को क्या समझते थे। दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास की दीवारों पर ये फारसी में लिखा है। ये सिर्फ एक इमारत पर लिखी इबारत नहीं, बल्कि मुगलों का वो आत्मविश्वास था जो कह रहा था कि उन्होंने तो धरती पर ही जन्नत उतार दी है।
लेकिन जहां एक तरफ ये चमक दमक अपनी ऊंचाई पर थी, वहीं दूसरी तरफ सल्तनत की बुनियाद में दरारें भी पड़ने लगी थीं। और शाहजहां के बेटे औरंगजेब के तख्त पर बैठते ही कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो आखिर में तबाही की तरफ ले गया। औरंगजेब ने अपने परदादा अकबर की नीतियों को, कह सकते हैं, पूरी तरह से उलट दिया। उसने जजिया कर वापस लगा दिया, शाही दरबार में नाच गाने पर पाबंदी लगा दी और कई मंदिर भी तुड़वाए। अकबर की जो सुलह-ए-कुल यानी सबके साथ अमन की नीति थी, जो दरअसल साम्राज्य की आत्मा थी, अब वो खत्म हो चुकी थी। औरंगजेब एक जबरदस्त सेनापति था, इसमें कोई शक नहीं। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 27 साल दक्कन को यानी दक्षिण भारत को जीतने में लगा दिए। उसका मुकाबला हुआ शिवाजी महाराज की अगुवाई में उभरती हुई मराठा ताकत से। ये एक ऐसी जंग थी जो कभी खत्म ही नहीं हुई। हाँ, मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े फैलाव तक पहुंच गया, लेकिन इस जंग ने शाही खजाने को एकदम खाली कर दिया और सल्तनत की जड़ों को मानो खोखला कर दिया। और बस 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य के बिखरने का काउंटडाउन शुरू हो गया। जो सल्तनत कभी दुनिया की सुपर पावर थी, अब वो ताश के पत्तों के महल की तरह ढहने वाली थी। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि सब कुछ कितनी तेजी से खत्म हुआ। औरंगजेब की मौत के कुछ ही साल बाद ईरान से आए नादिर शाह ने दिल्ली को तहस नहस कर दिया। फिर धीरे धीरे सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली गई और इसका अंत हुआ 1857 के गदर और मुगल सल्तनत के औपचारिक खात्मे के साथ। 1739 में नादिर शाह का हमला सिर्फ एक फौजी हार नहीं थी, वो मुगलों की इज्जत का प्रतीक तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ लूट कर ले गया। ये एक ऐसा सदमा था जिससे सल्तनत फिर कभी उभर ही नहीं पाई। मुगल बादशाह अब बस नाम के बादशाह रह गए थे। 1857 आते आते तो हालत ये हो गई थी कि मुगल बादशाह की हुकूमत सिर्फ दिल्ली के लाल किले की दीवारों तक ही रह गई थी। आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर असल में एक शायर थे। उन्हें 1857 के विद्रोह का नेता तो बनाया गया, लेकिन जब विद्रोह नाकाम हुआ तो अंग्रेज़ों ने उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें घर से बेघर कर रंगून भेज दिया। ये दर्द भरा शेर खुद बहादुर शाह जफर ने अपने देश निकाले के दिनों में लिखा था। ये उस बादशाह की बेबसी को दिखाता है जिसके पुरखों ने कभी पूरे हिंदुस्तान पर राज किया, पर उसे मरने के बाद अपनी ही मिट्टी में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। वाकई एक महान साम्राज्य का इससे दुखद अंत और क्या हो सकता है। तो आखिर में मुगलों की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। क्या सिर्फ फौजी ताकत और बेशुमार दौलत किसी भी सल्तनत को महान बना सकती है, या फिर लोगों को साथ लेकर चलने की सोच, एक दूसरे के लिए सहिष्णुता की नीति ज्यादा जरूरी है? मतलब कोई भी साम्राज्य, चाहे कितना ही बड़ा, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जब वो अपनी जड़ों से कट जाता है तो क्या उसका गिरना तय है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।